सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और हमारा सिद्दीक का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे आप लाइव देखते हैं हफ्ता और इतवार 10 से 12 बजे के दरमियान तामीरी गुफ्तगू करेंगे, इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करेंगे, कराची से लेके पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है। आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज मेहमानों से फ़ोन कॉल पर भी लोग ज्वाइन करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सैयद असलम परवेज साहब। आप सीनियर सहाफ़ी है सर, खुश आमदीद कहेंगे सर। अभी असलम परवेज साहब, सैयद असलम परवेज से बात करना चाहूँगी कि सैयद असलम परवेज, कहा जाता है कि कराची का मौसम और माशूक का जो मिजाज है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कराची का मौसम अभी क्या है और बाद में क्या होगा, अभी कुछ था और बाद में कुछ और है, तो ऐसा है क्या? जी हमारा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सलाम नाज़रीन को मेरे। और बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि ऐसे ही है कराची का मौसम और आशिक का मिजाज वाला ही मौसम है। बिल्कुल इसमें कुछ शक नहीं। मैं एक कॉल ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हमें चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे सर चेयरमैन साहब। शुक्रिया जी साजिद भाई, शुक्रिया आपका। चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर गैर कानूनी बिल्डिंगों की तो बात हम करते थे, मसाइल थे, लेकिन अब ये ज़मीनें अलाट की जा रही हैं वो भी हज़ारों एकड़, ये मुअम्मा क्या है? और फिर आपको क्या डर नहीं लगता? मैं जब आपकी ये स्टेटमेंट सुन रहा था मैंने कहा हसन बख्शी साहब काफ़ी दिलेर आदमी है, ये बड़ी ऐसी स्टेटमेंट आपने दी, ये तो बड़ा ताकतवर माफिया है सर। देखिए शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। हम क्या, कानून 1947 से ये कहता है कि जमीन का ऑक्शन होना चाहिए। 126 गज से ऊपर की जमीन कमर्शियल लैंड ऑक्शन होना चाहिए। और परेशान कुन बात यह है और हैरान कुन बात कि 1947 से एक भी जमीन का ऑक्शन नहीं हुआ। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि आप जमीन के ऑक्शन करें ताकि हमारे बिल्डर डेवलपर जो जमीन खरीद के उस पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उनको क्लीन टाइटल ऑफ लैंड मिले और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उसकी मुनासिब कीमत मिले, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर के इश्यूज, स्कूलिंग और एक आम सिंध के रहने वाले की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करे। अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह जमीनों की बंदरबाट चलती रहेगी जो आज से 73-74 साल से चल रही है। और आज आबाद ने आज नहीं कुछ दिन पहले एक MOU साइन किया है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मंसूर अल सऊद आए थे, उनके साथ भी, कि हम फैसिलिटेट करेंगे एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट उस लैंड को अवेलेबल करके ऑक्शन करेगी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को कारोबार करने का मौका देगी। हो ये रहा है, ये सही या गलत अलॉटमेंट से लोग ले लेते हैं जमीन मजबूरी में, बिल्डिंग बनाते हैं, बाद में नैब बोलती है अलॉटमेंट ही गलत हुई हुई है। और सालों साल हमारे मेंबर इस मसले में फंसते जाते हैं, इस दलदल में फंसते जाते हैं। इस इंडस्ट्री के लिए लैंड एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, लैंड एक रॉ मटेरियल है। हम अपनी इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते जब हमारे पास लैंड नहीं होगा। ओके। और आज बेहिसाब लोग हमारे मेंबर भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज तक की एक लाइन ड्रॉ हो जाए और इसके बाद सिंध गवर्नमेंट लैंड को ऑक्शन करे। और अगर ये नहीं होगा तो हमें, मेरे ख्याल में, कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने मेंबर्स की फलाह और बहबूद के लिए, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, इस सूबे में ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, लैंड ऑक्शन जब ये हसन बख्शी साहब, जिस तरह आपने ना लास्ट मोमेंट पे कहा कि फिर हमें कोर्ट जाना होगा, और ये जो कोर्ट का ऑप्शन है ये मरकजी मुस्लिम लीग से लेके जमात इस्लामी चली गई कराची में ई चालान के इशू पर। वजह क्या है कि हमें कोर्ट जाना होता है? होना तो ये चाहिए कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ पहले बैठे, उनसे तजावीज़ ले, उनके जो महाराना तजुर्बात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो, फिर वो कानून या फिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएं। तो आप एक इतनी बड़ी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो आप को लगता है कि आपको एंटरटेन करेंगे?
देखिए, हम ये समझते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं कोई भी ज़ी-शऊर आदमी इस पे ना नहीं कह सकता, ठीक है। चाहे वो उसका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट से हो, या चाहे वो कराची से इलेक्टेड हो। हम तो ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का जो लैंड है उसको आप ऑक्शन करें, जो भी खरीदार लेना चाहे उसको एक म्यूचुअल फंड के पास 300-400 बिलियन रुपए पड़े सरप्लस, और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हाउसिंग का शॉर्टेज है। लोग डरते हैं कि ट्रांसपेरेंट लैंड नहीं है और कुछ कवानीन के मामलात हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल के मामलात हैं, कुछ कवानीन के मामलात हैं। तो वंस फॉर ऑल हमने इसको सीधा करना पड़ेगा। और ये जो आपने कहा कि कोर्ट में जाना पड़े, ये तो मेरे ख्याल में जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सोचे कि क्यों इंडस्ट्री यहाँ कोर्टों में जा रही है और सालों साल लिटिगेशन में पड़ रही है। एक लास्ट ये सवाल तो आपने हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने करना चाहिए, सीएम को करना चाहिए आपको। ठीक है, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा, आप अपने मेंबर्स की फलाह बहबूद के लिए उनके साथ आसानी हो, उनको कोई परेशानी ना हो, जिस मनसब पर आप बैठे हैं आप उसके लिए तगोदो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, भारी भरकम स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़ा दिलेरी बहादुरी का काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। लेकिन आप ही की आबाद के जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी तो होंगे कि जिन्होंने टाइम पे पोजीशन देनी थी और ना दे सके। देखिए, बात ये कि मैंने आई हैव नेवर क्लेम्ड कि आई एम रिप्रेजेंटिंग एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छे बुरे जैसे हर जगह हैं वैसे हमारे लोग भी हैं। हमें करना ये चाहिए कि अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जो ताकि हम में से जो बुरे लोग हैं वो भी अपना रास्ता तब्दील करके अच्छाई की तरफ आ जाएं। यस, हम में कुछ कमियां हैं और जिसे हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन अपने 14 मेंबर्स को सस्पेंड किया है, इसी वजह से कि लोगों को कब्जा नहीं दे रहे हैं, अलॉटीज की शिकायत का मदावा नहीं कर रहे हैं। तो ये हम इन हाउस अपनी भी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ जब मेरे घर में चीजें उल्टी सीधी होंगी। क्या बात है। अच्छा, ये जब आप उनकी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो प्रेशर आता है आप पर? बड़े बड़े नाम होते हैं। नहीं, पहले हम मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद उनको टाइम देते हैं कि वो अपनी चीजों को सीधा करें, ठीक है। और अगर वो फिर भी सीधा नहीं करते तो फिर उनको हम रस्टिकेट कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं। यस, हम बिल्कुल, अब हमारे, आप ये समझे कि नॉट ओनली मेंबर्स, हमारे फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स भी हमारे टारगेट पे रहते हैं कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो हम ट्रांसपेरेंट तरीके से मूव करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, रियली अप्रिशिएट सर, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ दिया और ये कहा कि अगर हम पहले अपना घर दुरुस्त नहीं कर सकते, पहले अगर हमारे पास कोई काली भेड़ें हैं, कोई हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी मामलात में मुलविस हैं या जो कमिटमेंट करते हैं आवाम के साथ डिलीवर करने की नहीं करते, उनको भी हम सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद कैंसिल करेंगे। तो इससे ओवरऑल होगा क्या, आम आदमी का भला होगा, सिविल सिटीजन का भला होगा। जो बुकिंग करवाएंगे उनको टाइम पे चीज़ें मिलेंगी। एक सर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आपको दीगर मेहमानों से मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ई चालान कराची में नाफिज अमल हो चुका है, उसकी पासदारी करनी है। इत्तलात ये हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके भी चालान हो रहे हैं, तो वो अपनी जो उनके ड्राइवर का जो अमला है वो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ज़ेब्रा क्रॉस कहाँ है, कौन कौन सी जगहों पर आपको वो कैमरास देख रहे हैं। तो सर अब आप लोग भी तैयार हो जाएं, जल्द अज जल्द इस पर आप काम करना शुरू करें ताकि आप इन भारी भरकम चालान से बच सकें। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर, क्या वहाँ पर इन हाउस तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेके पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस कंडीशन कैसी है, इस क्राइसिस से कैसे निकलना है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें से लेकर जो यहाँ पे शख्सियत आएगी वो क्या कर रही है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ
साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मेहमान आ चुके हैं, उनका भी तारुफ हमारा। बिल्कुल मैं हाँ। तारुफ करवाऊंगी मेहमानों का। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि बहुत सारे जो है वो मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, तो यहाँ पर हम आपको यूथ के बारे में बताएंगे। जो नौजवान होते हैं ना, वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान में तलबा से मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं अभी नौजवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके जज्बे से जो है ना, वो आपके जोश व खरोश से जवान हुआ हूँ। तो आज यहाँ पर हमारे पास एक यूथ हैं जो कि एक शेफ़ है, उनसे हम आपकी बात करें। हमने देखा है यहाँ पर शेफ़्स वगैरह लेडीज़ ही होती हैं ज़्यादा, लेकिन अब क्या नाम है, ये इस चीज़ का तकाजा है। अब जो हमारी न्यू आ रही है जनरेशन के, वो जो कुछ सीखना चाहती है वो सीख रही है। तो अब्दुल्ला हैं हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इसके साथ हमारे मौजूद हैं एक हिबा हैं जो कि सोच मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सीईओ भी हैं। उनको हम अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिबा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ओके, हिबा से हम शुरू करेंगे। हिबा, कहा जाता है कि नौजवान जो है हमारे मुल्क में सरमाया है किसी भी मुल्क का, और नौजवानों में खुदादाद सलाहियतें हैं, लेकिन इन सलाहियतों को तराशेगा कौन, इनकी रहनुमाई कौन करेगा? इसके बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा। बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सोच मैटर्स, वो स्टार्ट ही इस ऑब्जेक्टिव के साथ या विजन के साथ हुई थी, एजुकेशनल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लेकिन जो हमारा पहला मौक़िफ़ था वो एजुकेशनल काउंसलिंग था, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फुकदान इस चीज़ का है कि तालीमी इदारे हैं, लेकिन उनका जो निज़ाम है वो अब एक अनफॉर्चुनेटली, लाइक आई एम बीइंग वेरी इट्स अ हार्श रियलिटी, कि वो बिज़नेस बनता जा रहा है। तो रादर दैन हमारे नौजवान जिस जगह से, जिस इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं, कुछ एक ऐसी जहनीत लेके जहाँ से उनको मुल्क का फ्यूचर बनना है, उनके कुछ अच्छे मेंटोर्स बनने चाहिए, उनके पास फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए, वहाँ से वो सिर्फ एक रेट रेस में, एक भाग दौड़ में निकलते हैं कि डिग्री हासिल करनी है और फलां ने जो है इतनी डिग्री ले ली है या इतने नंबर्स ले लिए हैं, तो हमें उससे ज़्यादा लेना है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि हमारे नौजवान भी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के नौजवानों की तरह हैं, जिनमें सलाहियतें तो मौजूद हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का ताउन नहीं है, और जो है वो हमारे पास सहूलतें नहीं हैं जो कार ला सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बाहर ममालिक की जब बात करते हैं हम, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, जो आपकी बेसिक नीड है ना किसी भी इंसान की, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक सिलसिला शुरू हो गया है प्राइवेटाइजेशन का, या प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम का, क्योंकि शायद ख़वातीन, या ख़वातीन इसलिए नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, लाइक मैं बात करूँगी सिर्फ ख़वातीन की नहीं, बल्कि पेरेंट्स ने ये सोच लिया है कि अगर हम प्राइवेट इदारों में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छी जो है ना तालीम हासिल कर सकेंगे। जबकि बाहर किसी भी मुल्क में आप देखें तो उनके जो गवर्नमेंट का निज़ाम है और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन पे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उन पे मेरिट इतना हाई होता है, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं, और फीसेस कम होती हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो फीस नहीं पे कर सकता, वो तो पेरेंट्स पे करते हैं ना। और ये हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है। और आजकल जितनी भी जो रेट रेस लगी हुई है ना, वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगी हुई है, और गवर्नमेंट ने फिर अपने हाथ उठा लिए हैं कि अब तो ठीक है भाई। बिल्कुल। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एक तो आपकी फीसेस बहुत ज़्यादा है, इंसान पूरा ईयर जो है वो फीस पे करता रहता है, आपके पेरेंट्स वगैरह। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बच्चा एक इंस्टीट्यूशन से निकल कर जा रहा है और उसके पास आगे कोई स्पेस नहीं मिल रही है, उसको कोई जगह नहीं है उसके लिए, उसकी वो टैलेंट की बेस पर अगर आगे जाना चाह रहे तो उसको कहते हैं आप अपना एक्सपीरियंस लेकर आएँ। बिल्कुल। हालांकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अब तो
तालीम का जो निज़ाम है ना वो हमारा आउटडेटेड हो चुका है। जितने भी बेहतरीन जो दुनिया भर में तालीमी इदारे हैं वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जापानीज, अगर आप जापानीज सिस्टम पे चले जाएं तो वो 5 साल की उम्र से बच्चे को कोई ना कोई स्किल सिखा रहे होते हैं, लाइक प्लांटेशन या कोई भी अपने जो है ना लंच बॉक्सेस बनाना। वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि नुकसानदेह हो, वो ऐसे होते हैं जो बच्चे हैंडल कर सकें। तो वो उस एज से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं किसी भी स्किल को लेके। और वहाँ पे टीचर्स और वालिदैन का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि बच्चे का एट्रीब्यूट क्या है, वो उस एट्रीब्यूट के हिसाब से उनको उस तालीमी इदारे में वो सब्जेक्ट, वो फील्ड या डोमेन चूज करने को बताते हैं। एंड दैट इज द ट्रू मेंटोरशिप। हमारे यहाँ मेंटोर्स देखा जाए तो कहाँ पर है? बिल्कुल भी मेंटोरशिप नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ की 50 मिलियन जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और इसमें 1 in 4 in 1 जो है हमारे यहाँ वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और अभी हम देखें कि पाकिस्तान में नफ्सियाती मसाइल में भी खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। अभी जैसे हमने कोविड पेंडेमिक हुआ, इसके बाद हमारा फ्लड डिवास्टेशन जो है वो पाकिस्तान में आया, तो इस वजह से भी नफ्सियाती मसाइल में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद दैट। हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ है 20 से 30 साल के दरमियान, हर 5 बच्चों में एक जो है ना वो मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार है। वो इन्हीं सारे प्रेशर्स की वजह से, क्योंकि देखिए एक बच्चा जब होश संभाल रहा है वो अपने आसपास सिर्फ केओस देख रहा है, ठीक है। उसको नहीं नजर आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, उसको नहीं नजर आ रहा तालीमी निज़ाम सुधर रहा है, उसको टीचर्स डांट रहे हैं कि तुम शरारतें कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। वो ये नहीं समझ पा रहे, हो सकता है वो बच्चा जो है लर्निंग डिफिकल्टी का शिकार हो सकता है उस बच्चे की नज़र ठीक ना हो, उसको नज़र ही नहीं आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। हम इन चीज़ों पे सोचते ही नहीं है और वो बस बच्चे से शरारत करें और ढेर सारा होमवर्क दे दिया, वो माओ ने भी लेके वो ट्यूशन भेज दिया। तो बच्चे को तो आपने देखा एक सर्कल होता है, उसमें एक छोटा सा रेड भाग रहा होता है और व्हील चल रहा होता है। तो वो बच्चा उस इंक्यूबेशन में वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कोई सफर तय नहीं हो रहा है, बल्कि वो उस लूप में घूमे जा रहा है। हाँ, यही कहा जाता है ना कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने देखा होगा अगर हमें मेंटल इशू है ना तो आपकी बॉडी में फिजिकल इश्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। आप बीमार रहना हो जाए, आप बीमार हो जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, जो कि आजकल यूथ में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। ट्रू दैट, क्योंकि हमारे पास जो 25 करोड़ आवाम है ना उसमें से 500 इंडिविजुअल के लिए एक साइकेट्रिस्ट है। बिल्कुल, दिस इज द नंबर। यानी ये बहुत ही कम तादाद है किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होने के हमारे पास। और इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले आप किसी से पूछे ना आपको क्या फील हो रहा है तो वो बताए, आप बताएं। अगर हम कोई सैड इमोशन पूछेंगे तो वो क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसे ही है। लेकिन इन चारों के जो है ना अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप किसी को भी पूछ लें वो सब कहेंगे हाँ हमें डिप्रेशन हो रहा है। जब पूछेंगे ना डिप्रेशन होता क्यों है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की, उनको ये नहीं पता होगा। लेकिन उनको ये फील होगा हाँ हम डिप्रेस्ड हैं। हाउएवर जब हम ये चीज़ बच्चों में या यूथ में सबसे ज़्यादा देखते हैं तो उसकी जो अर्ली साइंस होते हैं वो इस तरीके से वो बॉडी में ही नुमाया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए जो उनकी हार्मोनल साइकिल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर वो मजीद जो है ना परेशान और मजीद डिप्रेस फील करना, एग्जैक्टली फेस पे आता है, वो आपकी बॉडी में पेन हो जाता है। इनफैक्ट मेल में जो है ना उनको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उनके डिफरेंट जो है ना जॉइंट्स में प्रॉब्लम, डाइजेशन, एग्जैक्टली ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हम इनको निग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? कहते हैं ओके ये तो लाइक अगर किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है वो कहते हैं अच्छा पेट की बीमारी है, बट दे आर नॉट कनेक्टिंग इट विद द डिप्रेशन और सम मेंटल हेल्थ कंडीशन। अच्छा हिबा, ये भी देखा गया है कि हम जो है ना बिल्कुल बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भागते हैं और बड़ी बड़ी फीसेस देके हम कहते हैं कि हमारे जो है वो मसले का प्रॉब्लम निकल आया, हम लोग दवाइयाँ खा ले, लेकिन कभी हमने स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात नहीं की है। जैसे हमने क्या नाम है देखते हैं कि अगर पानी पीना है तो उसकी सुन्नतें हैं, तो बताया गया कि अगर आप उस सुन्नत पर अमल करेंगे, बैठ कर पानी पियेंगे, 3 सांस में पानी पियेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियेंगे, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, तो इसका इफेक्ट है ये आपकी किडनीज डैमेज नहीं करता है और जो है वो आपकी बैकबोन का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक हेल्थ जो है, अब ये जो मॉडर्न साइंस है ये भी इस चीज से एग्री कर रही है, 100% एग्री कर रही है। आपने ना ये वो मेरे जो दिल के करीब बात है ना वो कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट, अच्छा जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना तो लोग समझते हैं एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा जो है ना आप ज्यादती वाली बात कर रहे हैं, बट आप
इस्लाम की जितनी भी प्रैक्टिस है ना, उनको देखें वो सारी लॉजिक से बैक्ड है। बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्यों बैठ के पानी पीना है, क्यों आपने खड़े होके पानी नहीं पीना है, क्यों बैठ के सुकून से चुप होके खाना खाना है, बातें खाना खाते हुए बातें नहीं करनी है, खाना खाते वक्त टीवी भी नहीं देखना। ये खाने के आदाब में शामिल है, आदाब में भी शामिल है, और इसके पीछे साइंस है, बिल्कुल। बिकॉज लाइक मेंटली यू आर वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इज यू। ठीक है, इट इज ये कहा जाता है कि जो आप खा रहे हैं ना, आप वही हैं। तो आप जिस तरीके से उसको खा रहे हैं, अगर आप बदतमीजी से खा रहे हैं तो वो खाना भी आपको अंदर जाके उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं ना कि तो हम पानी भी पीते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं वो 4-4 रोटियां पे खा लेंगे, वो कहेंगे, लेकिन वो खुशी से खाते हैं, राइट, दे आर एंजॉइंग देयर फूड। तो उनको फूड भी उसी तरीके से ट्रीट करता है और उनकी हेल्थ को जो है ना मेंटेन रखता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। और असलम परवेज साहब, ये जो ई टिकटिंग कराची में आम हो गई है, तो ये क्या हैदराबाद कराची में भी मामलात हैं? जनाब साजिद भाई, वो क्या कहते हैं कि दिल चाह रहा है कि वो शेर पढ़ूं कि कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाऊं, जो गुजरी नहीं जो गुजर रही है दिल पे वो क्या क्या बताऊं। तो इस वक्त हम कराची वालों की यही पोजीशन है कि हम अभी तक, हम जब सुबह सो के उठते हैं और ई टिकटिंग की कोई चीज़ें हमारे सामने मीडिया पे चल रही हो तो हम ये फील कर रहे होते हैं कि आई मीन दुबई या कराची, ये फीलिंग हो गई। ये जो ईद चलान है, क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं था? हाँ बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हालात भी उसी हिसाब से शहर को भी वैसे ही मेंटेन करने चाहिए। ई टिकटिंग का मकसद ये नहीं है कि ज़रा एक ट्रैफिक का निज़ाम है, एक सिस्टम है, लेकिन आप स्मूथ रोड जब उसको मिलेंगे और बगैर किसी रुकावट के पब्लिक को रोड मिलेंगे, आवाम को। शारा फैसल से आप मुतमईन नहीं है? अच्छा रोड नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है? तो देखिए तमाम इतना बड़ा कराची, 4 करोड़ की आवाम बेक वक्त शारा फैसल पर तो सफर नहीं तो करते। सारी सड़कों पर ये नहीं है सेफ सिटी कैमरा? नहीं, कुछ मखसूस रोड्स पे लगाए गए हैं, लेकिन उस रोड्स पे भी जो अब जो उस वहां तक पहुंचने की मैं एक बात करूं, जैसे कि समझ लीजिए एक मुतवाज़िन एक रोड बना हुआ है, कोई सा इलाके का नाम ले रहा, उससे पहले जिस रोड पे मैं ले लेता हूँ एक इलाके का, नेशनल स्टेडियम। चल, मैं उससे पहले जो रोड है मैं उस पर सफर करके, पिछले किसी रोड से मैं सफर करके आ रहा हूँ, तो बहुत स्ट्रेस में आ रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल से ट्रैफिक के जंजाल से निकलता हुआ, कोई कौंचे लगे हुए, कोई ठेले लगे हुए, जैसे अच्छी सड़क आई आपने सिग्नल तोड़ दिया। आप अच्छी देखे, मैं देखिए फिर तो 15,000 का चालान पड़ेगा। वो मैं बात कुछ और कहने जा, इसलिए कि आदमी वो पिछली जो ट्रैफिक से बेहंगम ट्रैफिक से निकल गया, वो जहन उसका ना उसी में उलझा हुआ था। अब उसको एक फ्रेश रोड मिला गया, उसने कहा मैं अपने आप को कवर कर लूं, जो मेरा टाइम जो जाया उसको कवर करने के लिए ओवर स्पीडिंग की। और मैं वही बात करनी है, मैंने क्या कहा आपसे कि जब तक ये निज़ाम आप जरूर कायम करें, बहुत अच्छा निज़ाम, मैं उससे मुझे इनकारी नहीं है, कुछ मैं भी वो जो सेफ सिटी के कैमरा है ना, वो गाड़ी के अंदर भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल सही, वो काले शीशे भी देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो लाइटें भी देख रहे हैं। लेकिन सेफ सिटी के वो जो कैमरे वो बेचारे परेशान भी हो रहे हैं शहर में लग के। अच्छा, कैसे? कि शहर में हमें लगा दिया गया, ये गाड़ी आ कैसे रही है? अच्छा, समझे मेरी बातों को? ये गाड़ी आ कैसे रही है, मैं इसको कैसे मैं मैनेज करूं, मैं इसका कैसे नंबर लूं? वो कैमरे भी परेशान है बेचारे, अभी वो कुछ कह नहीं रहे, वर्किंग। ये मजाक की बात है, लेकिन संजीदगी सी बात ये है कि बिल्कुल आप अपने ये कवानीन को लागू करें इस शहर पर, मुझे कोई इनकार नहीं, मैं शहर का हिस्सा हूँ और जमाना जिंदगी गुजार दी मैंने शहर के उतार चढ़ाव देखते हुए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उसी लिहाज से अवाम को सहूलतें भी मुहैया करें। आप देखें, एक बात अपने नाम करवा ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब आपके घर पे चालान आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आज चलता आए, कोई इशू नहीं है मुझे। अच्छा, चलें, मैं एक बात कहूँ, इस वक्त एक बहुत कल से एक बात चल रही है कि कराची पुलिस के लिए बहुत सवालिया निशान है कि एक मोटरसाइकिल जो 4 साल पहले चोरी हो गई थी शहर से, चोरी हो गई थी, और वो ई चालान में आज नजर आगे बगैर हेलमेट के तो सफर हो रहा है। देखिए, नॉट अ बिग डील, मतलब कोई मन चला रहा होगा, मैंने क्या बात चला रहा होगा? मैंने आपसे ये बात की कि कराची पुलिस के लिए वो एक सवालिया निशान है कि 4 साल से वो चोरी शुदा गाड़ी इस शहर में सफर कर रही है, तो जब वो नजर में नहीं आई, आज वो बेचारे कैमरे ने उसको ले लिया बगैर हेलमेट के मुसाफिर को। तो ये एक आवाम के लिए भी एक सवालिया निशान है कि जिसकी चीज चोरी हो जाती है, जिसका मोबाइल या मोटरसाइकिल या कोई भी चीज चोरी हो जाती है, तो उसको सबसे पहले जाकर उसकी कंप्लेन करवानी चाहिए और
अपनी रजिस्ट्रेशन हटा लेनी अब चाहिए। कंप्लेन के भी आप सुन लीजिए, कंप्लेन के लिए बेचारा जब वो जाता है ना, तो वो भी एक अलग पहलू है, वो एक परेशानी है कि गले में उनके हार डाले उनको जाके, ये अपने गले में हार पहन के जाए चालान करने के लिए। जैसा कि इसलिए इतनी मुश्किलात है चालान करने, यानी कि अगर आप कोई कंप्लेन करने के लिए भी जाते हैं तो इससे मिलना है नहीं, इससे नहीं, इससे मिलना है, इससे मिलना नहीं, सामने वाले से मिल लीजिए। तो वो बेचारा इस चीज से वो घबराता है कि भाई मैं अपने घर ही चला जाता हूँ, मोबाइल गया कोई बात नहीं, घर बैठ जाऊंगा, फिर खर्चा कर लूंगा, फिर कमा लूंगा, चोरी कर लूंगा, डाका डाल लूंगा मैं कुछ करके, दोबारा मोबाइल लूंगा, बाइक भी ले लूंगा। लेकिन दफ्तरी मामलात जो एजेंसियां इन चीज़ों को चेकआउट करती हैं या बयान लिखती हैं या FIR काटती हैं, उनके सवाल के जवाब कौन देगा? हमारे सीनियर साहब, इसलिए लोग भागते हैं। हमारे दोस्त मंजर भाई ने सवाल किया ये शर्जील इनाम मेमन से कि सर कुछ ज़रा डिस्काउंट हो जाए, कुछ ज़रा ये जो चालान की फ़ीस आपने हेवी रखी है, वो जो मुतवसत तबके के लोग हैं, हाँ, जिनकी स्कूटर की कीमत ही 25-30 हज़ार है, या जो वो डिलीवरी बॉयज़ हैं, ऐसा ही है, खाना डिलीवर करने वाले लोग, उनको अगर आप 5-10 हज़ार का चालान करें, तो उन्होंने बरमला बोल दिया, तो क्या हम कानून पे अमल दरामद करना छोड़ दें? नहीं देखें, नहीं छोड़ सकते। नहीं, एक नहीं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको हाईलाइट करने में हम अपना किरदार अदा करें, और इंडिविजुअली बीइंग पाकिस्तानी आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं, ये भी तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है कि हमने मुल्क के लिए भी कुछ करना है। हम बीइंग सिविल सिटीज़न, हमारे क्या राइट्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। जिससे भी पूछो जो बड़ी बड़ी बातें दावे कर रहा हो, तो उसको बोला एक मिनट ब्रेक पे पैर, आपने कुछ किया इस मुल्क के लिए, तो वो परेशान हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना, आप अपने मुल्क के लिए तो कुछ करें। आप तो एक जश्न आज़ादी पे एक झंडा तक नहीं लगाते, आप तो अपनी ज़िंदगी से ही इतने मायूस हैं। तो इस मायूसी से निकले, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पर भी नहीं है। अच्छे अच्छे मेहमान यहाँ बैठे हैं, उनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, डिफरेंट मौज़ूआत को लेकर चल रहे हैं, और कोशिश करें कि आप तक उनकी सक्सेस और पाकिस्तान के लिए वो क्या माइंड रखते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। एक नौजवान शेफ़ मेरे साथ मौजूद है। क्यों आए ये इस फील्ड में? बाज़ औक़ात एक हमारे यहाँ कल्चर है, ट्रेडिशन है, माँ बाप कहते हैं जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, जो बड़े बड़े जो फेमस डेजिग्नेशन है। तो अब ये शेफ़ क्यों बन रहे हैं? अभी इनकी उम्र भी इतनी नहीं है, और कितने बन गए, का डिप्लोमा कर रहे हैं गालबन। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये यहाँ क्यों आ गए? अच्छा लगा यहाँ आना? जी जी, अच्छा, क्रिएटिव इंडस्ट्री है ना, ठीक है। तो आप बंदा क्रिएटिव हो तो उसमें ही मज़ा आता है बनने को। अभी आप डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, आपको एक ही काम करना है, डेली आना जाना है। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे आके मैं डेली नई नई डिशेस सीखूंगा? डिशेस सीखूंगा, नई नई चीज़ें बनाऊंगा, खुद भी इन्वेंशन कर सकता हूँ मैं, बहुत सारी नई डिशेस बना सकता हूँ। तो क्रिएटिव काम मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसमें पैसे कितने कमा सकते हैं आप? ये भी तो एक बड़ा हमारे यहाँ है ना, लड़की भी उसको अच्छी मिलती है जो ज़्यादा पैसा वैसा ठीक ठाक कमाता हो, कोई गाड़ी हो, कोई बंगला हो। देखिए आप पैसे, अभी आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया तो आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं, रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आप वहाँ पे खुद कुकिंग तो नहीं करेंगे ना? नहीं, कुकिंग भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अपने रेस्टोरेंट में शेफ बन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी नहीं। एक होता है ना कि मैं सर इसमें इसलिए आया हूँ कि मैंने बाहर जाना है, बाहर स्कोप है, बाहर नोट ज़्यादा है। बाहर भी आप जा सकते हो, लेकिन आप क्यों आए? आप किस माइंड से आए थे? मैं तो इस माइंड से आया था कि अपना रेस्टोरेंट खोलना है, अपना बिल्कुल एक पूरा मतलब ब्रांड एक बनाना है। बिजनेस माइंड था आपका भी। तो business क्या mind आपके था घर से आपके क्रिटिसाइज नहीं हुआ पेरेंट्स ने कि नहीं यहाँ पर तो जो है ना वो लेडीज शेफ होती हैं और तुम खाना पकाओगे, तो कैसे लगोगे, तो बीवी क्या करेगी?
नहीं, मेरे अब्बू शुरू से सपोर्टिव है, मेरे अब्बू बहुत सपोर्टिव है मेरे, तो वो शुरू से कहते थे जो अच्छा लगता है वही करो। चलिए कुछ चेंज हो रहा है ना, बिल्कुल, अब हम change चेंज की तरफ जा रहे हैं। mindsets मुझे change वो हो रहे याद आ गया जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर एंटर किया तो एक गवर्नमेंट का इदारा था पिथम, तो पाकिस्तान होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, तो वो एक साहब आए हमारे मतलब क्लास फेलो कि यार वो मैं होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो हमने कहा ये क्या भला है? बोला यार ये एक नई भला है। हमने कहा अच्छा भाई तो कर लो। तो हम उस पर बड़ा तंज करते थे कि ये क्या कर रहे हो। फिर अच्छा उसको भी इतनी नोहाव नहीं थी, वो चला गया। जब उसने एडमिशन ले लिया तो 6 माह बाद वो वापस आ गया। तो कह रहा यार वो बस छोड़ दिया मैंने, मज़ा नहीं आया। भाई क्यों? कह रहा यार वो मुझे पता नहीं था कि वो बस मुझे उन्होंने बस शेफ़ ही बना दिया। वो अभी घर वाले कह रहे हैं यार हमने अपने बेटे को लाड से पाला था कि इसको डॉक्टर इंजीनियर करेंगे और ये बन गया शेफ़। मतलब उस मेंटलिटी से अब हम आगे निकल चुके हैं कि जी बस ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये डेजिग्नेशन अच्छा नहीं है। जैसे कल हमारे एक प्रोग्राम में थे, एक ट्रेनर थे, तो ही सेज कि मेरे घर वालों को मुझे डॉक्टर बनाना था लेकिन मैं ट्रेनर बन गया और आज वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कोई डेजिग्नेशन छोटा बड़ा नहीं था। अगर ये इसमें क्रिएटिव लाते हैं, आज ये सीख रहे हैं, कल इनके ब्रांड से बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो सकते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल, हाँ ऐसे किस- और कहा जाता है देखें कि अगर आप अपने काम में 100% देंगे ना तो फिर ही आप एक काबिल और सक्सेसफुल इंसान हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। अगर देखा जाए तो एक अगर आप जो पीएन होता है उसको भी उठा ले तो अगर वो एक दिन ना हमारे घर आए तो हमें उसकी कितनी जरूरत महसूस होती है। तो हर प्रोफेशन, हर शोबा वो जरूरी है और अहम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक कोई आपकी इस वक्त कोई डिश ऐसी जो आप जिसमें आप महारत रखते हो? मैं अल्फ्रेडो पास्ता बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मैं ठीक है। वो बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, आपकी कुलिनरी स्पेशलिटी क्या है आपकी जिसमें आप जो सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं? मतलब क्या मतलब स्पेशलिटी? अब मैं और आसान कर देता हूँ। जैसे आपने कहा मैं पास्ता अच्छा बना लेता हूँ ना, अब अगर मुझे आप वही मसाला जात देंगे मैं भी बना लूंगा अच्छा। इसमें क्या है? कोई मसालों की क्रिएशन है, कोई डालने का तरीका है, पकाने का तरीका है, कुछ बताएं ना। डालने का तरीका होता है, पकाने का पूरा तरीका होता है। आपको मैं दे तो दूंगा, आपने कभी वो बनाई नहीं होगी, आपके पहली बार में बुरा बनेगा, दूसरे में अच्छा बनेगा। प्रैक्टिस से बनता है ना, आप प्रैक्टिस करते करते तो अच्छा होता है, ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं तो उससे ही अच्छा होता है। चलिए ये एक बड़ी चीज़ है अच्छी। मतलब चूंकि मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन आदमी हूँ तो क्लब सैंडविच में बहुत अच्छा खाता हूँ और अच्छा मुझे अच्छा लगता है, मैं शौकीन आदमी हूँ। तो फिर मैंने अपनी मिसेस को कहा आओ आज मैं तुम्हें ना अपनी पसंद का क्लब सैंडविच खिलाओ, फला ब्रांड है। वहाँ जब हम गए तो उन्होंने जब खाया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, ये कैसा क्लब सैंडविच था? मैंने कहा ये है इनकी क्रिएटिविटी, सिर्फ ये यहीं मिलता है और पूरे कराची में कहीं नहीं मिलता। और इनकी जो ब्रांचेस हैं 2, बस ये उन्हीं 2 पर ही अवेलेबल है और बाकी आप जहाँ से गए वो सिमिलर ही मिलता है, हर जगह एक जैसा मिलता है लेकिन उनका कुछ खास है। तो वो जो खास है सर वो फिर ब्रांड बन जाता है और फिर वो लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी कमाता है और वो फिर आपकी एक लेगेसी बन जाता है। हिबा खान साहबा बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रही थी, अब जरा आपकी तरफ हमारी तोपों का रुख है। अच्छा है कि ख़वातीन बहुत सारी महकमों में आ गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। आपका विजन क्या है? मेरा विजन बहुत वसी है क्योंकि वो पता चले हमारे बहुत देखने सारी वालों को। चीज़ों के जी, अंदर जी। जो है ना जी, जी। क्योंकि काम कर रही हूँ, नॉट जस्ट सोच मैटर्स बल्कि मैं वर्क प्रो जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके लिए भी काम कर रही हूँ एंड आई एम को फाउंडर ऑफ इट। और साथ में देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन GMS कंसल्टेंसी दैट इज ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विसेज एंड कंसल्टेंसीज, जहाँ पे मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। क्या करते तो हैं मैं वो? उनको आप क्या बताती हैं, क्या करना सिखाती हैं? उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली हर बिजनेस की, लेट्स से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए या लॉ रिलेटेड चाहिए, ऑडिट चाहिए, सो दीज आर द सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड। तो हम एज अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट वो चीज़ों को रिव्यू करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ठीक है, सर्विसेज। ठीक है। अब जो सोच मैटर्स है ना, इसके साथ मेरा जो है ना विजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज नाउ आई वांट अ चेंज। क्योंकि जो मुश्किलात मैं खुद फेस कर रही हूँ या मैंने अपने एज में यूथ में मैंने फेस किए हैं, वो मैं नहीं चाहती कि अब जो यूथ आ रही है वो फेस करे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको जितनी भी चीज़ें मिली है ना वो ख़राब मिली वो है। जो सोच मैटर्स है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसकी नुमाइंदगी कर रही हैं, जिसकी चेयरपर्सन है, जिसकी आप कर्तव्य धरता हैं, ये आपकी इनोवेशन है। आई एम फाउंडर ऑफ इट। फाउंडर, ठीक है, आप इसकी फाउंडर हैं, कर्ता धरता आ गया है ना। अच्छा, ये जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया,
किन मसाइल से जुड़े लोग, किस सोच से जुड़ी खवातीन आपसे रब्ता करें? एनीवन। अच्छा, सोच कोई मैटर्स restriction का नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोच मैटर का जो विजन है ना वो यही है, वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी, काउंसलिंग एंड थेरेपीज ऑनलाइन सो दैट एनीवन कैन हैव दिस सर्विसेज उसके- एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि उसके कितने पैसे हैं, कितने चार्जेस ये हैं, आपको कितने सारे सेशंस चार्जेस हैं? उसके ये डिपेंड करता है कौन से चार्जेस हैं, क्योंकि काउंसलिंग के अलग है, थेरेपीज के अलग है। थेरेपीज कंपैरेटिवली महंगी होती हैं। सही है। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि अगर किसी को पैनिक अटैक रात के 2 बजे पड़ता है, अमूमन जो डिप्रेशन होता है ना वो सबसे ज्यादा हिट बिल्कुल, आधी रात को रात करता में ज्यादा है। होता तो है, मुझे ये बताएं उस टाइम पे कौन सी फैसिलिटी खुली हुई होगी जो आपको केटर करेगी? उस टाइम पे सारे कंसल्टेंट कहेंगे कि हमें तो नींद की सुकून की नींद सोने दो ना। सो देयर इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी आर एक्चुअली गैदरिंग ऑल दोज एक्सपर्ट्स। उन सारे एक्सपर्ट्स को हमने जमा करना है जहाँ पे वो इन तीनों चीज़ों से, इन टॉपिक से रिलेटेड अपनी एक्सपर्टीज और मेंटोरशिप शेयर कर सकें, खास तौर पे उन लोगों को जो किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार है, सो दैट मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। अच्छा ओके। हिबा, अच्छा देखा जाए तो क्या नाम है, हमारे यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो नहीं बताना चाहते, जो कहते हैं कि जो अपना स्टिग्मा नहीं बता सकते और कहते हैं कि ये हमें जजमेंटल हो जाएंगे, जज किया जाएगा। बिल्कुल या ऐसा ही है। बिल्कुल इस चीज़ को वो नहीं लेते हैं, समझते हैं कि हमें साइको कहा जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में जो अपना नहीं बता सकते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया की रीच है ना वो डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे क्लाइंटेल है ना वो डिफरेंट है। वो कभी भी फॉलो नहीं करते हैं हमें पेजेस पे, ना किसी सोशल अकाउंट पे, क्योंकि उनको वो एक्सपोज होने का या सामने आने का डर होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें शायद ट्रेस कर लिया जाएगा। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि लोगों को लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहिए। स्टिग्मेटाइज्ड है, हम लोग अभी भी इस स्टिग्मा में जी रहे हैं। जैसे कि मैंने वो बात जहाँ पे मैंने एंड की थी कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। असलम साहब, चूँकि मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ ना, इधर 8-10 कैमरास लगे हुए हैं, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज मुझे लग रहा था कि वो सोने जा रहे हैं, तो मैं भी उनको जगा देता हूँ। आप बता रहे थे जब हम ऑफ एयर थे कि फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ज़ेड भुट्टो से आप मिले हैं। वो बताएं ना कोई लोगों को कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? साहिब भाई, मेरी मुलाकात जो है, एक ही मुलाकात हुई है मेरी भुट्टो साहब से, बिल्कुल जब वो कराची तशरीफ़ लाए और ये लियाकताबाद की सुपर मार्केट थी जो हमारी एक मौजूदा यहाँ की KMC जो हमारा डिपार्टमेंट है। नहीं, ये भी बताया ना कि वहाँ भुट्टो क्यों आए थे? वो वहाँ का ओपनिंग करने के लिए आए थे, उस मार्केट की ओपनिंग कर रहे हैं, नई अच्छा, मार्केट मार्केट की बनी, opening करना है। मार्केट की ओपनिंग के लिए वहाँ पे आए थे, तो वहीं पे एक मुख्तसर सी उनसे मुलाकात और रही आप हमारी। तब क्या थे? आप बिजनेसमैन थे? नहीं, आप मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था। अच्छा, अब स्टूडेंट किस साल की बात है वो मेरे जहन में उस नहीं तो मैं जरूर बताता। अच्छा असलम मैं उस साहब, वक्त अगर स्टूडेंट देखा था। जाए जी तो जी जी। मतलब हमारे यहाँ आज तो हम किसी से इतना इजीली नहीं मिल सकते हैं। क्या उस टाइम तो पे access बहुत था? ज्यादा एक्सेस था, सोशल पर्सन? हाँ, उस वक्त था कुछ थोड़ा, इसलिए कि आवाम उस अंदाज से जो है ना रिएक्ट नहीं किया करती थी जैसे अब करती है। इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब ये लेकिन उस वक्त हम मिल वो एक मुझे गाना, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल ऐसा ही है ना? ऐसा ही अच्छा, है, ये बिल्कुल। 1972 से लेके 77 तक भुट्टो साहब की हुकूमत रही है। जी, जी। ये इसी साल की बात है? जी हाँ, जी हाँ, उसी दौरान की बात है। अच्छा। इसलिए कि मैं आपको बताऊँ, मैं 74 में मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, ठीक है, 74 में। उससे पहले मैंने शायद किसी एक प्रोग्राम में बैठ के स्कूल की मैंने थोड़ी सी कुछ बातें की थी आपसे, शायद अगर आपको याद हो किस चैनल पे मैंने, तो उसके बाद से फिर मैं, अच्छा, फिल्में कितनी बनाई आपने? नहीं, फिल्में नहीं बनाई मैंने। ड्रामास? हाँ, ड्रामे तो ये सर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में बात कर रहा हूँ, उसको सवाल से वही मैं आ रहा था ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं बात करूँ, मैं ये अपने टीवी चैनल्स के हवाले से जो प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, प्रोग्रामों की आपने डायरेक्शन की है? उसकी डायरेक्शन कुछ मैंने बताएं, की है। कितने प्रोग्राम आपकी डायरेक्शन में गुजरे? मेरी डायरेक्शन में सब ये अभी जैसे अभी रमज़ान की ट्रांसमिशन होती हैं, वो भी गुजरी हैं। कुछ हमारे रेगुलर प्रोग्राम है कुछ चैनल पे, वो पिछले साल भी मैं, एक दोस्त है हमारे, उनके साथ मैं प्रोग्राम करता रहा एक चैनल पे, और मुतवातर किसी न किसी चैनल पे कोई ना कोई प्रोग्राम को हम अरेंज करते हैं, और आई एम डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसको बना के चलते हैं दोस्तों के साथ। और सर, तो किसी काफ़ी अरसे खातून से, किसी इंसान से इंस्पायर हुए हो बहुत ज्यादा? कोई ऐसा चेहरा कोई जो ऐसा आपके दिल को? मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात की, हकीम मोहम्मद सईद।
ओ अच्छा बहुत बड़ा नाम ले सर, रहा हूं मैं मैंने आपसे। खातून का पूछा। अच्छा, खातून का पूछा। अच्छा, जी। सॉरी है, सॉरी सर। मैं हकीम मोहसिन खातून में तो फिर मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब। अच्छा, आपके दिल के करीब थी। हाँ, बिल के करीब की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी अच्छा, लीडर थी। ठीक है, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एक सोच थी, वो बहुत बड़ी सोच थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वो सोच खत्म कर दी, दफन कर दी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत बड़ा नाम था। उनको रिसीव करने गए थे आप 2007 में? हाँ, एक दफ़ा गया था। अच्छा, एक दफ़ा गया था, ठीक है। बिल्कुल गया था, एक ही दफ़ा गया था मैं रिसीव तो करने कोई के लिए। मिलना मिलाना हुआ, कोई तस्वीरें खींची, मुलाकात हुई। कोई मेमोरी? मैं तो बिलावल हाउस पे, और वो बिलावल जो अपने 70 क्लिफ्टन, वो 70 क्लिफ्टन था, वहाँ मुलाकातें वहाँ बिल्कुल हुआ करती थी हमारी, मिलते थे वहाँ पे, मुलाकात होती थी। पिक्चर्स भी है मेरे कुछ तो सर कहा जाता है कि अगर आप करीब से किसी पॉलिटिशियन को देखें तो वो वैसा नहीं है, और मतलब टीवी पर आकर बातें करना तो बड़ा आसान होता है, फेक पर्सनैलिटीज होती बिल्कुल हैं। सही, अब बिल्कुल आप किसी से पर्सनली मिल रहे हैं जाकर, तो आपको उनसे पर्सनली मिलकर कैसा लगा? नहीं, देखें, पर्सनली मिलकर उनको वो एक बहुत, मैं कहता हूँ बहुत शफीक किस्म की खातून थी, आप यकीन कर। और अच्छा, उनकी एक क्वालिटी थी, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत वेल मेमोरी, यकीन करें। उसके कई बातें एक हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सर साहब, कभी मोहब्बत हुई आपको किसी बंदी से? किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो आपको किससे हुई? नहीं, मोहब्बत तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रेंडशिप्स मेरी अच्छा, फ्रेंडशिप्स रही। फ्रेंडशिप बहुत रही, और इतनी क्लोजअप रही है कि मेरे ख्याल का हम हर सतह पे जो है ना। अच्छा, तो जो शादी हुई आपकी वो अरेंज हुई? मेरी अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज है, लेकिन एक बात मैंने शायद किसी प्रोग्राम में भी कही थी कि मेरी वाइफ जो है ना, एजुकेशन में उनका मेरा साथ रहा है, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ भी उनकी मेरे साथ ही गुजरी है, लेकिन वो अरेंज मैरिज थी उसको। ठीक है ना, वो हाथ साथी भी नहीं कह रहे कि अरेंज मैरिज थी वो। अच्छा, लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। मियाँ बीवी के तो अक्सर होते हैं। बहुत शादो नादिर, इसलिए कि वो भी माशाल्लाह, जैसे कि मैं भी, आपको पता है, मैं 3 अच्छा, जैसे कि आप बहुत सोशल पर्सन है, तो बीवी जो है ना, वो मैंने कहीं बैठी हुई थी तो वो एक साहब कह रहे थे कि बीवी के बस 3 सवाल होते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे? इसमें मैं ऐड कर दूं, और ये जो इसका सवाल है हमारा का, मैं ऐड कर दूं, क्योंकि आप उस सोशल के साथ साथ फिर ग्लैमर और फिर ड्रामास और आर्टिस्ट, मेल फीमेल आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर वो भाभी को बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा यूँ नहीं लगता। कि मैं आपको बताऊं कि मेरी असल में मैं फिर मुझे बैक पे जो मेरी कॉलेज लाइफ है ना, मेरी शुरू से मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, ठीक है ना, और मेरी मिसेज भी उसी नहीं, एक होता है ना कि मतलब जो बेगमात हैं उनको बुरा लगता है कि आपके साथ ये लड़कियां क्यों इतने तस्वीरें खिंचवाती हैं। ऐसी कोई उनकी फीलिंग नहीं है। अच्छा, मुझसे समझदार और पढ़ी लिखी खातून है, जबरदस्त, ठीक है ना, और नए माहौल में ढल जाने वाली, हर माहौल में जैसे जैसे वक्त गुजार रहा है, जैसे टाइम गुजार रहा है, उस हवाले से वो हर चीज को मैनेज करती है। हाँ, पूछना तो उनका हक बनता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब वापस आऊँ। चले, हिबा खान भी हमारे साथ मौजूद है। हिबा, ड्रामे देखती हैं? नहीं। कोई ऐसी मूवी जो याद हो कि यार ये मूवी अच्छी बनी थी, पाकिस्तानी है या व्हाटएवर? मैं ना मीडिया से बहुत दूर हूँ। अच्छा। मैं मूवीज, ड्रामा, बुक्स वगैरह पढ़ती हैं? बुक्स में पढ़ती हूँ, कोई ऐसी थोड़ी बहुत, मतलब जो टाइम मिल जाता है उसमें बुक्स पढ़ती हूँ। तो वो कोई आपकी ऐसी फेवरेट बुक? एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, आजकल वो पढ़ रही हूँ। अगर उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में मेरी सबसे फेवरेट बुक है पीर कामिल। ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। शेरो शायरी से कभी लगाव रहा कोई? मुझे सुनना पसंद है, मुझे शेरो शायरी नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ। कोई गाने वाने कभी मतलब? गाने मैं बहुत सुनती हूँ, और गाने हर जबान के, हर तरह के, हर किसकी ज्यादा सुनती हैं? ज्यादातर इंग्लिश होता है। अच्छा, हाँ। सो इस तरह के गाने जो लिंकिन पार्क है, बहुत सारे बैंड्स हैं, कोई हर ऐसा? तरह के, हर तरह के। मैं 70s के गाने भी सुनती हूँ। अगर आपने बोनी एम का नाम सुना है, या आपने माइकल जैक्सन का तो सुना ही होगा, खैर वो तो बहुत ही मशहूर है। मैं हर तरह के, या अगर आपने AHA का ग्रुप का नाम सुना है तो मैं उनके भी गाने सुनती हूँ। नहीं, हमारे पॉप सिंगर्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं इनके भी गाने सुनती हूँ। अच्छा। शहजाद रोए, आतिफ असलम, लाइक शहजाद रोए तो मुझे वैसे भी इतने पसंद है क्योंकि वो जिंदगी ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं ना, वो और मेरा विजन जो है ना वो सेम है। तो फिर कोई एक गाना हमें भी सुनवा दें, हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएं, कुछ लोगों को, चले पूरा ना सही, कुछ गुनगुना ही दें कोई आपका। वो कहते हैं ना, ये मेरा फेवरेट गाना है, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं ये गुनगुना लेती हूँ।
नहीं, मैं आप मुझसे इस तरह की चीज पूछ रहे हैं जो मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा। गुनगुनाना लाइक इट्स शहजाद रॉय का वो बड़ा अच्छा गाना था मुखड़ा, वो सुना होगा आपने? मैंने सुना है लेकिन मैं गा नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं गा सकती, मुझे पता है, आई कैन नॉट सिंग। अच्छा, और कोई आपकी फेवरेट हॉबी? मेरी हॉबी वैसे ज़्यादातर म्यूज़िक सुनना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना म्यूज़िक बेसिकली एक थेरेपीज में से भी है। तो मैं ड्राइविंग के दौरान समटाइम्स नॉट जस्ट म्यूज़िक में तलावत भी सुनती भी जाती हूँ, बिकॉज क्योंकि तलावत में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सुबह में आप सुने ना तो वो आपके ऑलरेडी। वोट देती हैं आप? वोट में देती हूँ। किसको देती हैं? जिसको जो बेहतर लग रहा हो नहीं, थोड़ा नहीं सा। बताएं ना तो क्या हो आई एम गया? नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन येट। नहीं, वोट तो पाकिस्तानी सब देते हैं ना। हाँ, किसको हाँ। दिया? पीपल्स पार्टी को दिया, नून लीग को दिया? मैंने दोनों में से किसी को भी नहीं दिया। खान को दिया? खान को दिया था। चलें। हाँ, नो डाउट मैंने पीटीआई को, और क्योंकि ऐसा नहीं था कि सपोर्ट करी थी, लेकिन जो मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सब सपोर्ट कर रहे थे पीटीआई को। एज आई टोल्ड यू कि आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन बट आई एम येट अ वेरी सोशल पर्सन। चले, मतलब देखा देखी पे वोट दिया। देखा देखी पे वोट दिया। एक वक्फा लेते हैं सर, और वक्फे के बाद हम आपको दीगर लोगों से भी मिलवाएंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुबह सवेरे में इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्की सहाफ़त के और सियासत के देखे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन एंड ओनली मज़हर अब्बास साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे में। सर बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। थैंक यू सर। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं, या कि वो तहरीक कदम आएगी, बस पार्टी पीपल्स पार्टी बदल देगी बाजी? मैं रिस्पॉन्ड करूं? जी 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 जी, आप Okay. साहब ही है ना सर, मैंने कहा आते ही मैं जरा आपसे बिल्कुल सर, बात यह है कि मिल जाएगी ना, आप लोग के जराए बड़े जी, स्ट्रॉन्ग जी, होते हैं। मैं अभी इस्लामाबाद में था, आपको पता है। अच्छा। और जो भी आने वाले प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मैंने डिनर भी किया। तो बात यह है कि पाकिस्तान की बदनसीबी है, इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ पे मंडियां लगती हैं और मंडी में सर फहरिस्त हमारा सिंध गवर्नमेंट होता है। जान की अमान पाऊं? यस बिल्कुल, आपने मंडियां लगती हैं। आपने वो डबल टॉप गियर गाड़ी का लगा के ना हाईवे पे आ गए आप। नहीं तो मैं तो हकीकत बता रहा हूँ सर। आपने आसरा नहीं किया, हकीकत- लेकिन जिसको आप सो कॉल्ड आप मंडी कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, एक आईनी ऑप्शन है ना तेरी के अदम का। नहीं, उसको आप मंडी क्या कह रहे हैं? यू आर राइट, यहां तक मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। हाँ। आईनी ऑप्शन मौजूद होता है। बस, हाँ। ये नहीं होता कि सिंध गवर्नमेंट, सिंध हाउस जो है पैसे की मंडी लगाई जाती है, वहां पे लेन देन होता है। पिछली दफा भी इमरान खान के मामला के अंदर आप- अरबों रुपए की लेन देन हुए। मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए इस सर, दफा भी। मैं कैसे कंप्लीट करने दूं? सर, आप सिंध का नाम ले रहे हैं, वो आप सिंध पूरे के पाकिस्तान पैसे- को बोले ना सर। नो सर, नो। आप एक पर्टिकुलर सूबे पर उंगली उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी बेनजीर भुट्टो के बाद डेमोक्रेटिक है ही नहीं, ना रही है। ये तो आपकी सोच है नो ना? नो, सोच नहीं ये है। तो आपकी सोच है। देखें मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सब मेरे से मुत्तफिक होंगे। देखें मेरी बात सुने, जब यहां से बिलावल भुट्टो साहब टमाटर महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, आज टमाटर कहां है, आटा कहां है, तेल कहां है? वो जो था पैसा यहां से लेके गए और वहां मंडी लगाई गई। सिंध हम तो देखे हमारी आंखों के सामने, और मैं अभी देख के आया हूं दोबारा जी, बिल्कुल। कश्मीरी हुकूमत के सुबह भी अंदर। कहा है कि या हमने पेट्रोल की पीपल्स- कीमतों नहीं, में नहीं, नहीं, इजाफा देखिए होगा। पीपल्स पार्टी कोई आपको भी कल मनसब दे देगी, कल पीपल्स नो सर नो, मैं मनसब रह चुका हूं माशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर का कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं, मैंने देख लिया सब कुछ। मैं वज़ीर आज़म पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस का मैं वक्त 10 साल आपके कोऑर्डिनेटर था सर। इस वक्त आपकी रूह में रूह इमरानी तो नहीं आ गई? नो नो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इस पाकिस्तान को आपने कहां फेंक दिया है? आप टमाटर और आटे के लिए गए थे, यहां पे गाड़ियां भर के सिंध गवर्नमेंट के गरीब, जहां की सड़कें टूटी हुई हैं कराची की, जहां मैं अभी ड्राइव कर रहा था इस्लामाबाद में, यकीन करें 4 घंटे से बारिश हो रही थी और मैं इतना सुकून महसूस कर रहा था। मैंने व्लॉग किया गाड़ी में बैठ के। यहां हम गाड़ी बारिश होती है, हमें ये नहीं पता हमारी किस गाड़ी किस नाले में गिरेगी, बिल्कुल, कहां हमारा हाँ। टायर गिरेगा, कहां हम गिरेंगे। ये जिए भुट्टो कर करके हम मर गए हैं भाई। चले जी, 17-18 साल से। चले जी, अखुनज़दा चट्टान साहब अगर लाइन पे आ गए केपीके से, प्रोड्यूसर साहब उनको लाइन पे लें, तो फिर हम उनसे मौक़िफ़ लें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर नंबर पूरे हैं और वहां पे एक जरदारी सब पर भारी, बाजी पलटने को तैयार है। मजहर अब्बास साहब को बुरा लग रहा है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मजहर अब्बास साहब इसी आईनी ऑप्शन के तहत बानी पीटीआई वजीर आजम के मनसब से अडियाला जेल में पड़े। मैं बोलूं सर? जी जी देखिए सर, मैंने आपको क्लियर बात की। देखिए आईनी ऑप्शन होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से होता है, हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ये नहीं कि यहाँ का पैसा सिंध गवर्नमेंट के गरीब लोगों का पैसा। देखे ना मुझे, और दूसरी एक और बात मुझे कॉल आती है कि साजिद साहब कल आपने हमारे वजीर आजम को वोट देना है, तो मैं बोलूंगा सर पैसे लेके वोट दे रहे हैं, सर कंप्लीट कर देते ना। जी जी। तो मैं उनको कहूंगा यार मैं तो फला पार्टी का हूं, मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं। मुझे कहते साजिद भाई इधर आपको मिनिस्ट्री नहीं मिली, हम आपको उस तरफ आएंगे तो मिनिस्ट्री देंगे। या अगर वो मुझे मिनिस्ट्री ऑफर नहीं भी करते, अगर मैं अपनी पार्टी के नजरिया से नहीं हूं, मतलब मेरी पार्टी मुझे ऑन नहीं कर रही या मुझे रिस्पेक्ट नहीं, तो मैं चला जाऊंगा। इतना तो मुझे हक होना चाहिए। और आप कह रहे बिक गया क्या सबूत है आपके पास? देखें मेरी बात सुने, मैं तो देख के आ रहा हूं सर, मैं इस्लामाबाद 15 दिन इस्लामाबाद में था। चले क्या सबूत है? मैंने आपको मैंने सर 100% कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने बिठा दें आप। पैसे बटे हैं, अभी भी पैसे बट रहे हैं। आप मुझे नाम अभी सरदार यासीन साहब को जो नाम चल रहा है, मेरी बात सुने, वहां ड्रामा क्या होने वाला है, सुन लिए बात। वहां पे वही ड्रामा, तू बहन तू मैं तेरा भाई। बात यह है कि वहां पे आप पीपल्स पार्टी का 8 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनेगा, लूट मार होगी, उसके बाद अपोजिशन में कौन होगा? वो होगी मुस्लिम नून, और जिसकी अक्सरियत है वो बाहर बैठे हुए, वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह देख रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि आपने पैसों की वहां बंदर बाट करनी है, अपोजिशन कुछ नहीं बोलेगी वहां पे। जिस तरह इस टाइम पे पाकिस्तान में हम तो हुकूमत में नहीं है, आईनी सारे आपके पास ओहदे हैं, सदर आपके पास, आपका सेनेट का चेयरमैन आपके पास, डिप्टी स्पीकर आपके पास। यार क्या है बेनजीर इनकम सपोर्ट जिसको हम भिखारी बना रहे हैं, कौन को भिखारी। आपने 750 अरब कर दिए भीख मांगने के लिए, आप अपना वोट क्रिएट कर रहे हो, आप उसको बिठा के पीपल्स पार्टी को बिठाया। चले देखिए ये एक सोच है ना, कोई किसी की सोच को तब्दील तो नहीं कर सकता ना। नहीं सर, अगर कोई देखा जाए किस तो जाविये से सोचेगा, कोई किस एंगल से सोचेगा। अब मजहर साहब ने कहा ये आप भिखारी बना रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी जमहूरियत है, इनको राइट है। लेकिन मुझे याद है आज से कमोबेश 20-30 साल पहले इस तरह का कोई प्रोग्राम था ही नहीं इस मुल्क में। किसी भी गरीब यतीम बेवा को पैसे मिलते ही नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक कॉन्सेप्ट अगर कोई लाता है तो उसको आप अप्रिशिएट तो करें। अब उसके बाद करप्शन हो जाती है, अकरबा परवरी हो जाती है, अदर थिंग। मैं आपके पास आता हूँ, क्या ये इनिशिएटिव ठीक नहीं था कि किसी भी गरीब को किसी भी पैसे मिले, चाहे उसका नाम एहसास हो, कार्ड हो या बेनजीर कार्ड हो, पैसे मिलने चाहिए गरीब को? नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। फिर क्या हो? नहीं मिलने चाहिए गरीब को। गरीब क्यों आ रहा है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी ये नहीं है कि पैसे बांटे। हमारे इस्लाम में ये भी नहीं है कि जब आप पैसे पे आप अगर किसी को देते हैं एज अ लोन, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर हराम हो जाता है, सूद हो जाता है। तो पैसे की डीलिंग जो है ना, वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत पेचीदा और नाजुक मसाइल मौजूद होते हैं। इमदाद है, इवन इमदाद है लोगों के ईमान। आपने कहा ना सोच नहीं बदल सकते, पैसा ही तो सारी चीजों की जड़ है। उन्होंने बोला कि अभी पॉलिटिकल सीट्स बिक रही हैं, सारी चीजें पैसों से तो खरीदी बेची जा रही हैं। द पॉइंट इज आपको वो स्किल सिखानी चाहिए थी जिससे वो 2000 रुपए खुद कमा लेते, या आपको वो तालीम देनी चाहिए थी जिससे वो 2000 नहीं बल्कि 20,000। काफी सारे इदारों के मैं आपको नाम बताती हूँ जो मुफ्त में तालीम दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट का काम है कि तालीम मुफ्त होनी चाहिए। आप लोग लैपटॉप्स दे रहे हैं लेकिन आप स्किल्स नहीं दे रहे। स्किल्स की कमी है। और सबको पता है, अब मैं छोटा मुंह बड़ी बात जान की मान पाऊं वाली बात आ गई है कि सबको पता है कि लैपटॉप्स के पीछे कहते कितने लैपटॉप हैं, होते कितने लैपटॉप हैं, सबको पता है। ठीक है, और ये इनको सबसे अच्छा वे आउट मिल गया है कि आप जो है ना, आप बता दें कि यूनिट्स जो थे वो 1000 यूनिट्स से बट्टे सिर्फ 100 हैं, क्योंकि कोई भी खोल के रजिस्टर नहीं देखता। सड़कों पे निकाल दिया कि आप पिंक स्कूटीज चलाएं, स्कूटी चलाएं नहीं है वो, उनको तो आपने बिल्कुल गिरा दिया है कि आप पिंक स्कूटीज चलाएं। आप स्कूटीज चलवा रही हैं, मुझे एक बात बताएं तो पिंक गाड़ी कार दे दें। नहीं, आप मुझे एक बात, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर करें। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो पिंक बसें हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलिए सर, कोचेस दिए ना, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ। ये जब भी बाइक्स की थोड़ी देर पहले सर बात कर रहे थे कि ये बाइक्स हैं, कितनी सारी बाइक्स हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसको जब उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। उसकी बाइक का जब उससे लाइसेंस पूछा गया, उसके पास लाइसेंस नहीं था। जब बाइक का नंबर प्लेट चेक किया तो वो उसके नाम पे भी नहीं थी बाइक। अब वो जो है वो एक बेनाम गुमनाम बाइक और शहरी जो था वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो वहां पे दम तोड़ रहा है।
राइट। बिल्कुल। पहले ही हमारे पास इतनी सारी खस्ता हालत, और वो चोरी 4 साल चोरी हुई हुई बाइक वो कैमरे ने पकड़ ली, आज आपने उसके ऊपर ई स्कूटर और निकाल दी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बस आप क्या मतलब है कि सारी चीजें सब लोग अपनी अपनी व्हीकल्स लेकर रोड पे निकल आए। आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी रोड्स दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं। आपके ट्रांसपोर्टेशन का निजाम तबाह होता जा रहा है। ट्रॉम्स चलती थी पहले, ट्रॉम्स खत्म हो गई, रेलवे का सिस्टम बर्बाद है। वो शाहराह भुट्टो बनाएगी, शाहराह भुट्टो से तो नहीं जाएगा, तो शाहराह बनाएगी ना। अच्छा, शाहराह भुट्टो में भी चले, फिर ये भी पानी में बह गई, वो तो पानी में बह गई। और फिर अगर इसका थोड़ा सा मैं अगर पीछे लेके जाऊं, शाहराह भुट्टो तो चले बन गई। लियारी एक्सप्रेस जो बना था उसका सर आपको ज्यादा पता होगा कि वो किस मकसद के लिए बना था। हाईवे जोड़ने के लिए बना था, वो आम शाहरा के लिए तो नहीं बना था। वो तो बिजनेस रूट था सर, अगर मैं गलत कह रही हूँ, वो तो बिजनेस रूट था। साहब मैं आपको एक बात करूं, देखें मैंने जो बात की है ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात की है कि आपके मुल्क को भिखारी बनाया जा रहा, लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की मिसाल आपको दे रहा हूं, सुनिएगा गौर से आप। हसीना वाजिद ने कहा कि बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम जो है, अगर हम ये प्रोग्राम बांग्लादेश में शुरू करें, ठीक है, तो उनकी डिस्कशन देखें, वो डेमोक्रेसी को, चाहे वहां कंट्रोल थी, वहां पे पुटअप हुआ, डिस्कस हुआ, तो सब ने ऑनेस्टली ये बात मानी कि हम अपनी कौम को भिखारी नहीं बनाएंगे, हम एक फंड रखेंगे, हम इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के देंगे, गारमेंट्स। आज बांग्लादेश का गारमेंट्स सारा पूरी दुनिया में पड़ा है। पाकिस्तान का क्या पड़ा है? वो जनाब वो फिर इस पे डिबेट हो जाएगी ना, फिर मुझे भी आप हक दें बोलने का। हम क्या करें कि हमें लोग कहते हैं कि फ्री बिजली देंगे, पकड़ा देते हैं एक वो प्लेट, जाके पंखा चला, वो बड़ा स्कैंडल है। क्या करें कि हमें आते हुए इलेक्शन कैंपेन में कहा जाता है कि 50 लाख घर देंगे, देते एक झोंपड़ा नहीं है। हम क्या करें उन पॉलिटिशियंस का जो कहते हैं कि जी मैं साइकिल पे आऊंगा, वो प्रोटोकॉल साहब मैं आपको पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर पे लेके जाके अर्ज करूं, ये जो तो कौन इधर ट्रस्ट करे किस पर? देखिए मेरी बात सुने, 35 अरब रुपए का ये सोलर स्कैंडल भी माशाल्लाह खड़ा हुआ है। अब जब भी बड़े भाइयों को ख्याल आया कि अब इनको हटाना है, वो इसके डला जाएगा सामने। देखिए मैं आपको चैलेंज से बात कर सकता हूँ, मेरे पास स्कैंडल पड़ा है, मेरे पास पड़ा है, और मिनिस्ट्री भी चेंज हुई है। और बड़े साहब ने अब जो है, बड़े हाउस वाले हैं, उन्होंने कहा यार ये तो शाह साहब और इन्होंने काम कर दिया, इतना सा सोलर, और खातून बेचारी बेवा औरत, यतीम बच्चा और गरीब इंसान का 15-20 बंदे खड़े हो गए, सोलर दे रहे हैं। बताओ। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। सिंपैथी आप लोग, हम या आप हैं जो हम लोग मिडिल क्लास अवाम 50% से ज्यादा है, क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से स्कैम हो रहे हैं? जी बिल्कुल। तो देखा जाए देखना चाहिए ना, सबसे ऊपर किसी भी मुआशरे में, सोसाइटी में जुडिशरी होती है। मेरी होस्ट जो है, हम ख्याल हो गई है मेहमानों के साथ, है ना। चले एक वक्फा लेते हैं सर, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं और कोशिश करते हैं कि हम लास्ट में ज़रा गर्मा गर्मी होती है कि तगड़े सवालात हमने मज़हर अब्बास से किए। प्रोड्यूसर साहब अखूनज़ादा चट्टान साहब अगर लाइन पे आ गए, उनको लाइन पे ले। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7-8 माह के लिए ही सही हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, ये कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, ये कहना है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का। तो अब देखना ही होगा कि वो कितनी सक्सेस होते हैं। नंबर पूरे हैं, इजलास चल रहे हैं, जिसको मज़हर अब्बास ने कहा ये इजलास नहीं चल रहे, ये शायद मांडवाली हो रही है, खरीद व फरोख्त हो रही है। तो हमेशा ये रहा है, लेकिन ज़रदारी साहब हमेशा बाजी पलटने में कामयाब हो जाते हैं और इस बार भी शायद हो जाएंगे। कुछ दिन पहले उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ, बात हुई। नून लीग सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के आगे सर तस्लीम खम हो गई है, ये भी इतलात
कन्फर्म आ चुकी हैं, तो मतलब पीपल्स पार्टी का नंबर पूरे हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब होगी। लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। मज़हर अब्बास साहब, कब आना हुआ आपका शोबा सहाफ़त में? सर मैं 2002 में अच्छा, मैं इस फील्ड में आया हूँ और आई थिंक मेरे ख्याल 25 साल हो गए। जब मैं 8वीं में था। जी, मैं इससे पहले पार्लियामेंट हाउस में था इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ के आप साथ थे? मैं तकरीबन 10 साल उनके साथ रहा हूँ उनके पर्सनल असिस्टेंट और थे? मैं आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटी सेक्रेटरी इंचार्ज कौमी असम्बली का। मैं जब बीबी फिर उनसे गद्दारी क्यों की? गद्दारी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। गद्दारी उन्होंने की थी जो सबको छोड़ के भाग गए थे रात के अंधेरे के अंदर। तो बात ये होती है और वो कहते हैं और वो झूठ बोलते रहे और झूठ बोलते रहे कि हमारे को मायदा नहीं है। जब वो आ गए सारे बैठ गए, बड़े बड़े शेख आ गए, उन्होंने कहा ये मायदा आपका। कोई ऐसा सियासतदान आपका फेवरेट सियासतदान? सर फेवरेट देखें, जो भी अच्छी बात नहीं, नाम लेना आप। देखिए यार ये मेरे आप पूछेंगे मैं फौरन नाम लूंगा, ये आप कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहे। कॉम्प्रोमाइज में स्टेटमेंट दे रहा जी। देखिए मेरे उस्तादों में से मुख्तलिफ लोग रहे हैं। मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी साहब मेरे उस्तादों में से थे। नहीं, ये तो उस्तादों में से ना, उस्तादों में से ना। फेवरेट सियासतदान, फेवरेट ही है ना वो। रोल मॉडल। देखिए रोल मॉडल इसलिए नहीं कह सकते, मेरे रोल मॉडल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनसे ये मिले, जिनके लिए आपने उनकी तख्तियां उतार दी, जिनके लिए आपने तख्तियां उतार दी आपने, जिनसे असलम साहब की मुलाकात से। हमारे पाकिस्तान ये हमारे लिए आजाद है सर। इन नामसाइद हालात में उस पाकिस्तान को बना के दिया जो जिनको तो आपको कदर इस ये नस्ल को तो पता ही नहीं है कि किस मुश्किल से बनाया गया। क्या इमरान खान को कदर है इस मुल्क की? बिल्कुल कदर है। इमरान खान, मैं समझता हूं, देखें ये तो अभी तक चीटिंग कर रहे हैं सारे बैठे हुए यहाँ पे पैसे। अभी आपको जैसे बताया मंडी लगी पड़ी है। इमरान खान को जब ये सारे छेनी हथौड़ा लेके खाते थे ना, ऐसे करते थे नवाज शरीफ बुरादरान, और ये रजाई साहब टिकटें बेचते थे यहाँ पेम्पिनो शर्मा की, तो वो सेलिब्रिटी था। सेलिब्रिटी था, सेलिब्रिटी था वो। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, आपने वो मालिक थे। नहीं, आप कह रहे टिकटें बेचते थे सर। सब यार मालिक थोड़ी कह रहा हूं, पाकिस्तान करे ना। देखिए मैं लाइव जा रहा हूं, मैं कैसे आपकी गलत बात, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मेरी बात मालिक थे वो। मैंने नहीं कहा। पाकिस्तान के 2 दफा के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा वो तो देखिए ये तो सियासतदानों के पे इल्जामात है, लेकिन एक मेरा तो कहना नहीं है, मेरे तो मोहतरम है भाई वो। देखिए नहीं, ये क्या मोहतरम है, पगड़ी उछाल दी आपने उनकी। मोहतरम है आप, वो एक मालिक थे सिनेमा इंडस्ट्री के और आप कह रहे हो टिकटें बेचते। सिनेमा इंडस्ट्री थोड़ी थे, 2-4 सिनेमा उनके अपने थे। बेम्बिनो था और कौन सा था उनका? अच्छा, और बेम्बिनो था। चलो वो मालिक फिर टिकटें बेच सकते हैं। देखिए बात ये हाजी साहब इधर के मालिक है चैनल के, वो क्या गार्ड बन सकते नहीं? भाई साहब तो भाई इतने बड़े टाइकून है, वो एक चैनल के इदारे के मालिक है ना। कभी मालिक मालिक है, उनका बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस है। आसिफ अली जरदारी फाउंडर हैं 18th अमेंडमेंट के। कौन सा बिजनेस करते थे आसिफ जरदारी? खुद कौन सा बिजनेस करते थे? जमींदारी थी उनकी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी? हाकिम अली जरदारी थे, नहीं पहले कितनी थी, अब कितनी है? तो अभी भी है। अब मैंने कोई उनके एकड़ 10 लाख एकड़ जमीन के मालिक हैं इस टाइम पाकिस्तान में। तो आप सलाम करें ना फिर उनको। क्यों सलाम करूं? सारी कब्जे की है, वो तो कब्जे की है सारी, सब कब्जे की है। कब्जा माफी, ये किसी बात आपने कर दी यार। मैं आपको जो मेरी बात आपने काट दी, ये जब कुछ नहीं थे, ही वाज सेलिब्रिटी। वो जो स्कूल नहीं है यहाँ पर, वो उस टाइम पे उस गाड़ी में घूमता था, इन्होंने देखी भी नहीं थी गाड़ी जो आज फखर से घूमते हैं ये लोग। वो इमरान खान को दुनिया लपकती थी, दौड़ती थी, ठीक है, उसको पैसे की कोई तमन्ना नहीं। खुदा करे चले मज़हर अब्बास साहब, अब आप उसके इश्क में इश्क इमरानी आपने गूंज चुका है। जैसे वो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, तो मुझे लग रहा है आप भी इश्क इमरान आप में समा गया। तो ये एक सहाफी का काम नहीं है। 2 चोरों को आपने बिठाया तो मैं इनकी बातें करूं। 2 चोरों को बिठाया तो वो जो हेलीकॉप्टर पे जाते थे उनकी भी तो सर, हेलीकॉप्टर से कौन सा खर्चा आ गया? ये जो जाते हैं 50-50 गाड़ियों में, उससे ज्यादा खर्चा आता है। आप लोगों को सिर्फ सिखा दिया है हेलीकॉप्टर। यार एक हेलीकॉप्टर अगर 2 लाख रुपए का फ्यूल खर्च कर रहा है, वो जो 70 गाड़ियां घूम रही हैं वो 6 लाख के फ्यूल यूज कर रही है। फिर उसके बाद आप जो तमाशा देखते हैं सड़कों पे खड़े होकर, जनाब कौन जा रहा है जी? वो जी वो जा रहा है जी फलान। बड़ा ही यार खबीस। मैं तो खान साहब क्या अकेले घूमते थे? खान साहब इसीलिए अकेले साइकिल पे घूमते थे सर। हेलीकॉप्टर छोटा ना करे ना। देखिए आप लोग को ये समझ नहीं आता, मैं बैठा हूं हेलीकॉप्टर में, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूं, मुझे पता है। देखिए अगर यहां से एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं स्टेट गेस्ट हाउस, तो पूरी सड़क बंद होती है और सब पूरी कौम गालियां दे रही होती है। 4 सड़कें बंद होती हैं। कौम का टाइम बचाते थे इसलिए हेलीकॉप्टर पे खर्चा कम होता। खर्चा ये आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं, आपकी नॉलेज में मेहरबानी। मेरी नहीं, पूरी ये जो जितने लोग देखने वाले हैं, इजाफा कर रहा हूं बिल्कुल। ये जो अभी आप खड़े जाओ, आपके सब हम तो दिखाते हैं ना, मीडिया का काम दिखाना। 70 गाड़ियों से NICVT जैसा हॉस्पिटल सर आप मुझे बताएं, NICVT जैसा हॉस्पिटल पंजाब में है सर। मेरी
आप चलें मेरे साथ पंजाब में, आपको हॉस्पिटल अबरार दिखाता का हूं। कैंसर कोई एक हॉस्पिटल नाम है। आप मैं चैलेंज एक नाम बताएं। सर, सैकड़ों हैं। नाम बताएं ना, सैकड़ों हैं। ऐसे छोड़े से अच्छा, जो है। दूसरी बात है, हाँ। आप चले जाए, मैं आपको चैलेंज सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, सुबह चले जाएं एनआईसीडी के अंदर, अगर आपको दवाइयां मिल जाए तो मेरे मुंह पर जूता मार दीजिएगा। 70 साल की बूढ़ी औरत को आपने वजीर बनाया हुआ है, उसका शौहर सारा बजट खा रहा है। चले ठीक है, ये फिर हम कहीं अलग चले जाएंगे। ठीक है, चले हेबा, मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि हम आखिरी हमारा सेगमेंट है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि लास्ट सेगमेंट को थोड़ा सा हम पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब ये कि वो सवालात जो शायद लोग करने से घबराते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि जमहूरियत है, आईने पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है, तो हम कोशिश करते हैं अखलाकियात के दायरे में रहकर हम तनकीद करें, हम इस्लाह करें लोगों की। हेबा, मैसेज क्या देगी हमारे बच्चियों को? बड़ी मायूसी है, बाहर जाना है। मैं बच्चों को नहीं, मैं एक ऑल ओवर मैसेज दूंगी, क्योंकि जो अभी गुफ्तगू चल रही थी पॉलिटिकल हवाले से, मैसेज ये है कि हज़रत उमर का जब दौरे खिलाफत था तो उन्होंने मतलब वो अपने अटायर को चेंज करके एक आम इंसान बन के जब वो सर्वे करते थे तो उसमें उन्होंने देखा कि और पूछा कि जो वहाँ लोग काम कर रहे थे, क्राफ्ट्समैन्स थे या जो भी थे, उनकी सैलरी या वेजेस क्या थी, और उन्होंने बताया कम से कम क्या होनी चाहिए। तो वो जब उनको वो दौर मिल रहा था, जब वो ओहदा मिल रहा था, उन्होंने कहा सबसे कम सैलरी किसकी है। जब बताया गया कि ये सबसे निचला ओहदा है और इसकी सैलरी इतनी है, तो ही सेड कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो अगर उसका गुजारा नहीं हो पाता तो मैं, अगर ये सैलरी मेरी होगी तो ये नाइंसाफी होगी अगर मैं उससे ज़्यादा लूँगा। अगर हज़रत उमर जैसे या हम जैसे कहते हैं कि कायदे आज़म या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जब बात करते हैं ना, भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की रूह आ गई। मैं इमरान खान साहब की देखें, बात नहीं है, बात है वो भी इसी तरह की मिसालें दिया करते थे। देखें, पॉइंट ये है कि अगर एक जो हमारे हुक्मरान है ना, वो जो सैलरी ऐसा जो हुक्मरान फैसिलिटीज पाकिस्तान में है कोई के जैसी नहीं है, मिसाल तभी दी मैं कह रही आपने। हूँ ये मेरा मैसेज ऑल ओवर है कि वो सैलरी पैकेज जो आपने एक एवरेज सैलरी बनाई हुई है ना एक आम इंसान की, अगर आप उस सैलरी पैकेज पे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं ना तो वो वैलिड है। अदरवाइज जितनी भी फैसिलिटीज, चाहे वो वीआईपी मूवमेंट की हो, हेलीकॉप्टर की हो या जो भी हो, कि आप कितने बड़े अस्पताल बना लें या कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप एक आम इंसान की जो रोजाना की, जो रोजमर्रा की, जो अगर आप उस जरूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं ना, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। ऐसा कोई लीडर गुजरा भी नहीं है, आप कह रही है ना, कोई नहीं आया। हजरत उमर फारूक। नहीं, पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में तो मतलब लीडरशिप आपने देखा, ये लीडरशिप से ज्यादा तो डिक्टेटरशिप रही है। इफ आई वुड से इट्स स्ट्रेट अवे। जमहूरी लीडर आपके फेवरेट तो इमरान खान है ना? मेरे फेवरेट इमरान खान किसने बोला है? अभी आपने कहा वोट भी मैंने उनको दिया। मैंने वोट उनको दिया, मेरे फेवरेट कोई भी नहीं है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका मकसद है बिलावल को देते रहे। अच्छा, देखिए मुझे ना, अगर देखा जाए एज अ पर्सनैलिटी ना, मुझे बेनजीर भुट्टो बहुत पसंद थी। शी हैज अ ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, पढ़ी लिखी थी, विजन था, बट वो भी ना एक उसका शिकार हो गई, कॉन्स्पिरेसी का या एक जो है ना नफरत का शिकार हो गई। पॉइंट ये है कि जो हक की बात करता है ना, वो सब नफरतों का शिकार होते हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठ के भी मैं कुछ बात कर दूंगी ना, कल को आपके इस इंटरव्यू में या कहीं किसी भी इंटरव्यू में मैं भी शायद नहीं नजर आऊं। चलें असलम साहब, चूंकि आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मिले और फिर आप भुट्टो साहब से मिले, आप हमारा असासा हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान गुजरा? सर कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद नए जन्म में कोई नया नहीं, जन्म तो एक ही है ना दादा। नहीं, आप समझे मेरी बात नहीं समझ रहे कि जो नई हमारी कौम है या हमारी नई पौध है या हमारे नए जो लोग हैं, उनमें तो शायद हो सकता है कोई निकल के आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी फिक्र मुझे तो नजर नहीं आ रही जो मेरी आंखें देख रही हैं। और मरियम साहिबा की जो गवर्नेंस है उससे मुतमईन है किसी हद तक कोशिश कर रही है। मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब भी सिंध के हवाले से किसी हद, अच्छा मैं एक बात खास तौर किसी हद तक क्या, या तो हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना की नहीं, देखें वो भी किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं। डर लग रहा है आपको, घबरा रहे हैं आप? कोई डर खौफ नहीं, आप क्या डर खौफ होगा, सारे बाल कमा दिए बगैर डर। नहीं, इस उम्र में भी जेल हो जाती है। नहीं हो जाए, परवाह नहीं, कोई इशू। अच्छा, कोई इशू नहीं है, बहुत कुछ देखा, अब उस तरफ ना लेके जाए आप मुझे। अच्छा, अल्लाह खैर करे। मैं आज एक बात, इस बात के टॉपिक को छोड़ के आए मैं पाकिस्तानी, और सबसे पहले मैं इस वक्त कराची में हूँ,
और कराची से इस वक्त ये लाइव जो है शो जा रहा है, तो मैं एक बात जो ई टेंडरिंग वाला है, मैं वो चालान ई चालान मैं उसके लिए थोड़ी सी बात मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज देना चाहूंगा बिल्कुल, इसलिए कि कराची वाले इस वक्त बहुत मुश्किल और परेशानी में, मैं वो इन इदारों से जो ये कानून लागू करने जा रहे हैं लागू कर दिया है कि खुदारा सबसे पहले ये कैमरे लगाने के लिए शहर को मुतवाजन करें, इस शहर की गलियों को, सड़कों को, रास्तों को उस वो रास्ते बना के दें उनको कि हाँ वो कोई गाड़ी कर तो रहे हैं, रास्ते बन तो रहे हैं। उन्होंने कैमरे लगाए वो देखेंगे ना, नहीं कौन सी चीज मैं कुछ और को उनको मुतवाजन तो करें, उन रास्तों को इतने कुशादगी तो दें कि आदमी उसी हिसाब से अपना सेंस बना के वो सफर कर सके। जैसे मैं पहले भी कह चुका था कि वो एक ऐसे इलाके से गुजर के आया कि जहां पे उसका जो उसने 15 मिनट में सफर करना था उसने जो है ना 50 मिनट लगा दिया, उसने गड्ढों से निकलता हुआ करता, फिर वो एक साफ कुशादा रोड पे गया, उसने कोशिश की कैमरों की तरफ की, उसकी सोच नहीं की, उसको कहीं पहुंचना था। क्यों नहीं सोच गई? नहीं हम आप बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए, हमने पहले लोगों को एजुकेट किया, फिर हमने नाफिजुल अमल किया। ये क्या बात की आपने? देखिए मेरी बात सुनो, उसने इसका मतलब आपने कानून तोड़ना है? नहीं, कानून आपने कानून को नहीं मानना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि पहले शहर को बनाए, ये जो आप कैमरे फिट करने जा रहे हैं पहले उसकी लॉबी तो क्या बनाए? बना तो दिया, तैयार तो करें पहले, सब कुछ बना हुआ तो है। शारा फैसल पर कोई खड्डा दिखा आपको? पूरे कराची में एक शारा फैसल ही है, हाँ। बाकी जो है क्या मुर्दार रहते हैं शहर में? क्या बाकी मुर्दा लोग हैं जो शारा फैसल से गुजरते हैं? बस वही है। ये जो सिस्टम है इसका कैमरों का, ये पंजाब में पहले से लगा हुआ है, इस्लामाबाद में लगा हुआ है, लेकिन जो हाल बता रहे हैं मसला ये है कि ये तो इलीगल किस्म का इन्होंने लॉ बनाया है। बिकॉज मैं आप बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में कॉल कर रहा हूं, मुझे 30 साल हो गए सर सेनेट कमीशन लीडर, ठीक है। हमारे जमाने में आज 15 तो असेंबलियां खाली हो चुकी हैं। आपसे पूछ के बनाए? नहीं, एक मिनट सुनिए, देखो पूछने की बात नहीं, मेरा पूरा हक है। आपको दुनिया में नहीं पता भी इसका मतलब, आपको अमेरिका की मिसाल मैं दे रहा हूं, यूएस की, जो दुनिया बोलती देखो यूएस में यही लागू हुआ था, लोगों ने तोड़ के खत्म करके फेंक दिए। उन्होंने कहा कि पहले हमसे प्लीज मेरी बात को कंटिन्यू करने दें, देखिए मेरी आपको कंटिन्यू करने दें मेहरबानी करके। आपको फिर ये जाहिल मुल्कों में आपको ऐसे थोड़ी होता है, पढ़े लिखे मुल्कों में क्या होता है? उन्होंने कहा जी हमारा हक है, हमसे पोल किया जाए, हमसे पूछा जाए, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द अब आप अब आप देखें, मुझे पता है ये लॉ कहां बना है, कोई असेंबली में तो नहीं आया, हम असेंबली कवर करते हैं। एक डीआईजी ने बोला कि हमारा बजट बैसेफिट में जा रहा है, लूटो पाक कराची वालों को। ये तो मुफ्ता लगा हुआ है, कराची मुफ्ता है, आपकी सड़कें तबाह। 4 साल हो गए, मैंने मिनिस्टर से 10 दफा सवाल पूछा है, 10 दफा सवाल पूछा है शजील साहब से, क्योंकि पैसा दोनों तरफ लूट मार। सुने, देखें आप ये देखें कि मैंने सवाल पूछा, सर ये मुझे बताया मिनिस्टर साहब कि ये जो बस बनेगी, अगर बनेगी मेरी जिंदगी में शायद बन जाए, ये खुद ही भी पूरी, इसमें 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख बंदा बैठेगा, मैक्सिमम, बहुत बात कर रहा हूं। ये जो 1.5 करोड़ हम लोग पागल हो गए हैं, हमारे फिजिकली हम बर्बाद हो गए, बीमार हो गए, इसको कौन सही करेगा? उसने कहा मजीद 4 साल में बनेगी। सही, तो इस हुकूमत का हम क्या? अच्छा हमारा पैसा देखें ना, हमारा पैसा है सर 98% में होता क्या है? इंटीरियर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम देते हैं 98% और हमारे पे आपने 200 का आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर उंगली उठा दी। देखें इनकी, यहां तक मैं बात पहले से ज्यादा बात करूंगा सर, मैं साफी हूं। देखें मैं इससे नहीं कह रहा, ये चीजें होनी चाहिए, बट आप उसके साथ इंसाफ करें। हम लॉ पे जाना चाहते हैं, बट ये हमें सड़कें सही दें, लाइन देखिए, लाइन बना के दें सड़कों में, लाइन हमारी सड़कों को सही करें, हमारे उनको जो है सिग्नल्स को सही करें। हम ठीक है, चले बहुत हो गई सियासी तरकीब, बहुत हो गई। चले मदर पे गाना सुनाए। आप कह रहे थे कि मैं मौसीकी से बड़ा मेरा लगाव है, अब चूंकि आप थोड़ा सा आप बड़े जज्बाती हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई है। नहीं कोई मोहब्बत, कोई रोमांटिक गाना। इमरान खान, मैं आलमगीर का सुनाया था, थोड़ा जी। हमारे बड़े जबरदस्त, जब हम नौजवानी में कदम रखा या बच्चे थे, अभी भी जवान, नाजिया हुसैन और ये हमारे ये लोग थे, तो आलमगीर साहब को हम सुनते थे, बड़ा गौर से सुनते थे, बड़ा मजा आता था। उनका एक गाना है शाम से पहले आना, क्योंकि अभी इसलिए ताज़ा मैं गाड़ी में गाता आ रहा था। अच्छा। उनका थोड़ा सा गुनगुना है। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी
ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। बहुत हो गई तनकीद, बहुत एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर चला दिए। बड़े हम यहाँ पे अकाबर बन के बैठे थे। मज़हर अब्बास साहब, मुझे ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि जैसे वो हमारे एक फॉर्मर वज़ीर आज़म जेल में बैठे हैं। मुझे तो चेहरा भी उन्हीं का नज़र आ रहा था इनमें। लेकिन ठीक है, इनका हक़ है, ये अगर तनकीद करते हैं। और इतनी तनकीद पता नहीं कैसे बर्दाश्त, हमें तो डर लगता है भाई, हम नहीं कर सकते इतनी तनकीद। या हम तनकीद को छोड़ें, मतलब इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी है, इनकी अपनी है, सब कोई अपनी राय देने का हक रखता है। अभी तक ये पाकिस्तान में सहूलत मुयस्सर है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा अच्छा फीडबैक देते हैं। और मज़हर अब्बास साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। और अच्छा है, पुराने लोग हैं। जब ये सियासत करते थे तब हम स्कूल में थे, जब ये सहाफ़त करते थे तब हम मतलब पढ़ते थे। अभी तो फिर हम इनसे तो मुकाबला ही नहीं है ना। आपका शुक्रिया बीबी, आप तशरीफ़ लाई। कायद आज़म साहब के दोस्त, आपका भी शुक्रिया। और आपका शुक्रिया बैक हैंड वालों का कि आप लोगों ने हमें मदद फराहम की कि हम लाइव पूरी दुनिया तक ये नशरियात लेके जा सकें। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, अमारा सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका। चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपा